नमस्कार, मैं हिमांशु कोठारिया और आप देख रहे हैं जी न्यूज़। फाइनेंस फॉर्मूला में हम आपके लिए एक बार फिर से नया एपिसोड ले आए हैं नए गेस्ट के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं विवेक बजाज जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। विवेक बजाज जी स्टॉक एज के को फाउंडर है और आप अगर इन्वेस्टमेंट करते होंगे तो आप यूट्यूब पे भी इनके वीडियोज़ कई बार आपने देखे होंगे। तो आज विवेक जी हमें ट्रेडिंग के बारे में बताने वाले हैं। सर, मेरी एज 25 से 30 के बीच में है। ट्रेडिंग मैं करता हूँ, इन्वेस्टमेंट भी चलती है, लेकिन मैं आपसे अब एक इस पे डिटेल में चीज़ें जानना चाहूँगा। ठीक है कि अगर कोई आदमी 20 साल, उसके बाद 30 साल और उसके बाद वो 40 साल में ट्रेडिंग करता है सिर्फ, तो उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो हम एक बार 20 वाले से शुरू करते हैं। 20 वाले का मतलब है कि वो एकदम बिगिनर स्टेज पे हैं। तो सर बताइए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ट्रेडिंग आप किसको कहते हैं? ट्रेडिंग मेरे लिहाज में वो है कि हमने अगर शेयर मार्केट में आए हैं, मार्केट आवर्स में ही हमने अपना काम पूरा कर दिया है, खरीदा भी और बेचा भी। वो मेरे लिए ट्रेडिंग है। मैं थोड़ा सा और उसको रिफाइन करता हूँ, ट्रेडिंग को कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। जो आप कह रहे हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग। इसका मतलब आज ही लिया और आज ही बेचा, या आज ही बेचा और आज ही लेके खरीद चले गए। क्योंकि इंट्राडे में आप बेच के भी ले सकते हैं जी। ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग। मतलब अपने घर पोजीशन ले गए आप। बेचने का तो पोजीशन आप ले जा नहीं सकते कैश मार्केट में, उसके लिए आपको डेरिवेटिव्स यूज करना पड़ेगा, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट है। तो आप लेके घर चले गए, इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग को भी आप शॉर्ट टर्म स्विंग बोलते हैं, 2 दिन से लेके 20 दिन। मीडियम टर्म स्विंग बोलते हैं, 1 महीने से लेके 3 महीने तक। अच्छा। और 3 महीने के बाद का पोजीशन मुझे कैरी करना है, तो वो थोड़ा सा लॉन्गर टेन्योर स्विंग हो गया। और इन्वेस्टमेंट हो गया, जब आप किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ आपको एग्जिट करने का कोई इंटेंशन ही नहीं है। अच्छा। वो है इन्वेस्टमेंट। ठीक है। क्योंकि आप कोई भी नया बिजनेस चालू कर रहे हैं तो कभी ये सोच के तो ना अपने बिजनेस चालू करते हैं कि इसको बंद करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो इन्वेस्टमेंट है। हाँ। ट्रेडिंग में अगर मैं लॉन्ग स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, तो भी मुझे एग्जिट करना है। अच्छा। ठीक है। तो अब ये दोनों डिफरेंस को प्रिंसिपली पहले क्लियर करते हैं कि जो ट्रेडिंग करता है उसका इंटेंशन होता है एग्जिट करना। जो इन्वेस्टिंग करता है उसका कोई इंटेंशन नहीं है एग्जिट करने का। हाँ, परिस्थितियां ऐसी हो सकती है कि आपको एग्जिट करना पड़ जाता है। कंपनी को लेकर कोई मामला आ गया या कोई न्यूज़ आ गई खराब, तो हो सकता है। अब हम 20 साल पे आते हैं कि 20 साल के जो यंगर इंडिया जो जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है 20 साल, बहुत ही डिफरेंट इंडिया है। हाँ, अलग सोच है उनकी, और वो हर चीज़ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। राइट। तो स्टॉक मार्केट भी अभी लास्ट 2-3 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यंगर ऑडियंस को प्रभावित करता है, अट्रैक्ट भी कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। क्योंकि वो स्टॉक मार्केट का कैरेक्टर ही वैसा है। राइट। एक ग्लैमर आ गया, उसमें मॉडर्ननेस आ गई है। तो 20 साल का जो आया है उसके पास पैसे बहुत नहीं है, खुद का सेविंग्स बहुत लिमिटेड लोगों के पास में होगी। फादर हैं तो फादर से कैपिटल मांगते हैं। ठीक है। अब आप समझिए, हम लोग जैसे मैं अर्ली 40s का हूँ, तो मेरे फादर ने कभी भी स्टॉक मार्केट मेरे को इंकरेज नहीं किया। अच्छा। क्योंकि उन्होंने हर्षद मेहता देखा, उन्होंने केतन पारेख देखा, तो उनको ब्लेम नहीं कर सकते। ऑल्दो वो स्टॉक मार्केट के ही थे, उसके बाद भी मुझे बोलते थे कि शेयर बाजार में मत आना। लेकिन हम लोग अब क्योंकि फादर फिगर बन रहे हैं, हम अपने बच्चों को इनकरेज कर रहे हैं कि शेयर बाजार को देखो, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर में अगर आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हो, यही एक तरीका है। दूसरा, स्टॉक मार्केट आपको 360 डिग्री नॉलेज देता है, दरवाजे खोलता है चारों तरफ से, दिमाग खोलता है। नहीं तो आप एक ही सोच, एक ही छोटी सी बात में लेके बैठे रहेंगे तो अब ओवरऑल आपका ग्रोथ नहीं। इसमें हर दिन कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा, हर दिन कुछ ना कुछ। इतने सारे सेक्टर्स हैं, तकरीबन 25 से 30 मेजर सेक्टर्स है, 125 से 150 इंडस्ट्रीज है, और 4000 से ज़्यादा कंपनीज हैं। तो अगर कोई इन्हीं को फॉलो कर लेगा तो इंडिया का मोटा मोटी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर उसको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है, कौन सा सेक्टर बुरा कर रहा है। तो 20 साल का कोई आ रहा है तो उसको अपने पिताजी ने कुछ पैसा दिया है कि लो भैया ट्राई करो, ठीक है, सीखो इसको। वो कितना रुपया होगा आपके हिसाब से? 1000, 2000, 5000? हाँ, मतलब 1000-2000 तो कम है आज का युग में। 1000-2000 की वैल्यू कम हो गई है। 5000 तो मिनिमम होगा। बट ऑन एन एवरेज अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं अपने बच्चों को दूंगा 25,000-30,000 रुपया दूंगा। ठीक है। क्योंकि उसके बिना आप क्या एक्सपेरिमेंट करोगे? आप एंट्री लेवल के लिए दे सकते हैं। एंट्री लेवल मैंने 25,000 रुपया दिया। अब वो 25,000 रुपया लेके जो मेरा बच्चा है वो कोई ना कोई डिस्काउंट ब्रोकर के अकाउंट खोल लेगा, बिकॉज वो चाहता है कि ब्रोकरेज कम से कम लगे। अब वो डिस्काउंट ब्रोकर के अकाउंट खोल के लॉग इन कर लिया। अब वो स्क्रीन देख रहा है। स्क्रीन में वो क्या देख रहा है? इतना कुछ है देखने के लिए, उसको क्या देखना चाहिए? तो ये पूरा जर्नी के लिए मैंने एक प्रोसेस बना रखा है, 10-10-10 इसको मैं कहता हूँ। 10 स्टॉक्स,
10 महीने में लेना अपने को, और स्ट्रेटेजी में 10 इन्वॉल्व होने। जैसे एग्जांपल देते हैं कि कोई भी नया बंदा अगर चालू कर रहा है उसको एक स्टॉक पहले पकड़ना चाहिए, और ये सिर्फ 20 साल के लिए वैलिड नहीं है। कोई हो सकता है 30 साल वाला नया है, कोई हो सकता है 40 साल में नया चालू कर रहा है। तो पहला महीना एक स्टॉक पकड़े, ठीक है, उस स्टॉक के अंदर भी एकदम डीप चले जाइए कि वो कंपनी क्या करती है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, उसका ग्रोथ कैसा रहा है पिछले कुछ महीनों में, फ्यूचर में क्या लग रहा है, ग्रोथ मैनेजमेंट क्या बात कर रही है, स्टॉक प्राइस कैसे बिहेव किया, ये सारी बातें एक महीना, और उस महीना सिर्फ उस स्टॉक को ट्रैक कीजिए। ट्रैक करना है और हमें समझना है कि वो स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है, कि कैसे वो कंपनी परफॉर्म कर रही है। करेक्ट, कुछ नहीं करना और खाली देखना है, समझना है। ठीक है। अगर आप किसी भी एक चीज को एक महीने तक देखोगे तो आप बेवकूफ नहीं हो कि आप उसका चाल चलन नहीं समझ सकते। बिल्कुल। तो पहला महीना एक किया, फिर दूसरा महीना एक और ऐड किया, फिर तीसरा महीना एक और ऐड किया, ऐसे करके 10 महीना मैंने 10 स्टॉक्स पे एक महारत हासिल कर ली कि भाई ये मेरे को अब समझ में आता है, इसमें मेरे को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। उसके बाद से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के चालू करना चाहिए। अब चालू आप इंट्राडे भी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि आपके पास समय कितना वो भी देखना होगा ना। कोई अगर 20 साल का पढ़ाई लिखाई कर रहा है, सीरियस एजुकेशन में इन्वॉल्व है, तो वो दिन भर नहीं कर सकता है, बट वो दिन का 2 घंटा दे सकता है। तो 2 घंटा दिन का देने के लिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आपको स्विंग ट्रेडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको एक अपना प्लान आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आप अगर 20,000 रुपए लेके आए और 2 साल में वो 20,000 रह गया, देन यू हैव अराइव्ड। अच्छा, आपको ये नहीं करना है कि वो 20-25,000 से हमको 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए बनाना है। अभी मार्केट में कम से कम टाइम में अपने को ज्यादा सीखना है, तो 2 साल इज द गुड इनफ टाइम। हमें मतलब कि समझना है और अपनी पूंजी गंवानी नहीं है। एग्जैक्ट, ठीक है। पहला 2 साल अगर हम पूंजी बचा ही लिए ना, तो फिर हमारा काम हो गया। वो भी एक बड़ा आपने कुछ कह सकते हैं कि तीर मार लिया है। वो भी तीर मार लिया, क्योंकि पहला 2 साल में सबसे ज्यादा चांस होता है कि आप खो देंगे पैसा, फिर आप जाएंगे वापस से किसी से और पैसा लेके आएंगे, फिर और देंगे, ये जुआ बन जाता है ना आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो अपने आप को तो अपने को जुआ जोन में नहीं लेके जाना, ठीक है, अपने को एक स्ट्रक्चर साइंटिफिक जोन में लेके जाना है। तो पहला 2 साल हमको सीखने पे समय बिताना है, ठीक है, और पूरा ये जो पीछे में चलता है ना, इसका पूरा संपूर्ण ज्ञान लेना है। ठीक है, हमें पूरा एक तरीके से समझ के फिर ही हम 2 साल बाद में हम उतरेंगे मार्केट में, फिर हम कैपिटल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 2 साल बाद नहीं, मार्केट में हमको रहना पड़ेगा, नहीं तो वो 2 साल में सीखेंगे कैसे। धीरे धीरे हम अपना कैपिटल बढ़ाएंगे, हर क्वार्टर पैसा बढ़ाएंगे कि ठीक है, सपोज हमको कंफर्ट आया तो वो 25,000 को 35,000 40,000 कर दिया, फिर और कंफर्ट आया तो 50 तक 60 तक ले गए। फिर 2 साल बाद आपको ऐसा फील आने लग जाएगा कि अब मैं 5 लाख करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, अब मैं 10 लाख करने के लिए रेडी हूँ। तो वो आप बोलेंगे कैसे पता लगेगा, कुछ हद तक वो फील होती है, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस, अंदर से इंटेंशन आ जाती है कि हाँ अब हम कर सकते हैं चीज़ें। ठीक है, अब इसके बाद तो हो गई, चलिए 20 साल का आदमी इस तरीके से कर सकता है। अब हम अगर आ जाते हैं 30 साल की उम्र तक, आदमी ने अगर 20 साल में सीखा है, 30 तक पहुंच गया है, अब इसके बाद अगर 30 साल का आदमी भी अगर कोई बिगिनर है या फिर वो सीखते सीखते आ रहा है, तो उसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, 30 साल वाला को समझना पड़ेगा कि आपके पास अब पैसे हैं, मोटा मोटी 15 लाख से 25 लाख तक का सेविंग्स हो जाता है 30 साल मिनिमम साइड में। तो अब वो पैसे से आपको पैसा कमाना ही है। आदमी 30 साल तक या तो अपनी इनकम जनरेट करने लग जाता है किसी तरीके से। भाई आप अगर EMI भी ले रहे हैं, सपोज आप होम लोन ले रहे हैं, तो होम लोन तो आपका मंथली अर्निंग का 50-60% नहीं हो सकता है ना। अब तो ट्राई करेंगे 25-30% ही खाली मेरा EMI जाए, बाकी मेरे पास रहना चाहिए पैसा ताकि मैं इन्वेस्ट कर पाऊँ। तो आप मान लीजिए 25 लाख रुपए आपके पास में है जो आपको मार्केट में डालना है, ठीक है, तो मैं आपको सिंपल एक फॉर्मूला देता हूँ कि एक बार डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को साइड कर देते हैं, बिकॉज डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वही करते हैं जो फुल टाइम मार्केट में इन्वॉल्व है। ठीक, पार्ट टाइम जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग किया ना, वो सदैव पार्ट टाइम ही रहेगा। उसका कुछ नहीं हो सकता। लोग फंस जाते हैं कि ये काम करिए ये काम करिए। एग्जैक्टली, लेकिन उसके अंदर में इतना ग्लैमर है और आजकल तो बहुत ज़्यादा लोग पुल कर रहे हैं लोगों को कि ऑप्शंस ट्रेडिंग कर लो, फीचर्स कर लो। मेरी एक बहुत ही सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप पार्ट टाइम मार्केट में है तो ये मत कीजिएगा, ये एकदम आपके घर को तबाह कर देगा, ये इतनी गंदी चीज़ है। फुल टाइम अगर आप जा रहे हैं इसके अंदर में तो आप कर सकते हैं। अब आपके पास पे 25 लाख रुपए है और आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो कैश मार्केट बेस्ट तरीका है। सिंपल गणित है, 2 तरह की स्ट्रैटेजीज होती है। एक आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, और दूसरा है कि आप मोमेंटम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप 25 साल के हैं तो 25% ऑफ योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट शुड बी इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वो कैसे होता है
कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये 10 या 5 कंपनीज है इंडिया में जो मुझे बहुत पसंद है, जिनसे मैं कन्विंस्ड हूँ कि अच्छा ही करेंगी। एग्जांपल के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस, कुछ भी हमने बड़ी कंपनियां चुन ली। आपको पता है ये डूबेंगी नहीं, ये तभी डूबेंगी जब इंडिया डूबेगा, और हमको आने वाले 5 साल में तो इंडिया का कोई डूबने का सीन नहीं नजर आ रहा है। तो हम इनके अंदर में रेगुलरली पैसा डालते रहेंगे, और ये पैसा मेरा नहीं है, ये मेरे बच्चों के लिए मैं डाल के जा रहा हूँ। ठीक है। बचा 75% जो आपको इक्विटी में डालना है वो है मोमेंटम। ठीक है। मोमेंटम मतलब जो चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर लो, जिस दिन वो चलना बंद हुआ चुपचाप निकल लो, हवा की तरफ हम हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल अडानी। ठीक है। आप देखो लास्ट 2 साल के अंदर में अडानी ने कितना अच्छा मोमेंटम दिया, लेकिन जो वैल्यू इन्वेस्टर है वो कभी नहीं घुस पाए। उनको हमेशा महंगा लगा, बट वो महंगा ही होता गया, अभी भी होता जा रहा है, अभी भी होता जा रहा है। तो खाली मोमेंटम जो करता है ना, उसको इसकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो कैसे उसको प्ले करे। तो 75% ऑफ योर इक्विटी एक्सपोजर शुड बी मोमेंटम, मतलब 25 लाख जो आपने डाला है उसका 25% शुड बी इन वैल्यू इन्वेस्टिंग। चाहे उसको म्यूचुअल फंड एसआईपी के थ्रू कर लो, चाहे निफ्टी ईटीएफ के थ्रू कर लो, चाहे डायरेक्ट स्टॉक के थ्रू कर लो, बाकी 75% मोमेंटम इन्वेस्टिंग होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें अगर हम मान लीजिए कि 30 साल की उम्र में भी मान लें तो ये 30% हो जाएगा। हाँ। और वो 70% हो जाएगा। परफेक्ट। ठीक है। अब सर हम इससे आगे बढ़ते हैं। हाँ। 40 साल की उम्र पे पहुंचते हैं। करेक्ट। तब आदमी की एक तरीके से रिटायरमेंट की एज नज़दीक आ जाती है और घर बार भी बच जाते हैं। करेक्ट। उस टाइम के हिसाब से उसको कैसा करना चाहिए ट्रेडिंग? करेक्ट। तो अब देखिए 40 साल का जो है उसके पास में ऑलरेडी एक कैपिटल है। मोटा मोटी आप मान लो एनीवे बिटवीन 2 करोड़ से 5 करोड़ का सेविंग एक 40 साल वाला क्रिएट कर लेता है। ठीक है। तो उसका कैपिटल कमिटमेंट टू द मार्केट इज ऑल्सो गॉन अप, और उसका रिस्क एपिटाइट भी थोड़ा बढ़ गया। उसको ऐसा फील होने लग गया कि चलो 20-25 लाख रुपए लगाते हैं ना, क्या होगा, ठीक है, उतना ही तो डाउन होंगे अपने। तो वो डेरिवेटिव्स की तरफ थोड़ा उसका झुकाव आता है, मूव वहाँ होने लग जाता है कि मैं टाइम भी निकाल पा रहा हूँ, मेरा बिजनेस सेट हो गया है, मेरा ऑफिस सेट है, तो मेरे पास दिन में 3-4 घंटे अब मिल जा रहे हैं कि मैं इसमें दिमाग लगा सकता हूँ। तो जो कर सकते हैं वो थोड़ा डेरिवेटिव की तरफ दिमाग लगा सकते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको वो नहीं करना है तो आपका मोमेंटम वाला जो थ्योरी है वो वैलिड है। 40% वैल्यू इन्वेस्टिंग, 60% मोमेंटम। आप थोड़ा मोमेंटम में एग्रेसिव बेट्स ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास में एक वो क्या बोलते हैं उसको, शील्ड है ना, जो कवच है, कवच है कि आपके पास में नुकसान का स्कोप कम है, तो आप वो काम कर सकते हैं। अच्छा विवेक जी, 40 साल की उम्र अगर किसी ने हासिल कर ली है तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट की उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? जो जैसा कि मैंने कहा कि आप थोड़ा डेरिवेटिव ट्राई कर सकते हैं, और बाकी कैश मार्केट में तो मोमेंटम 60% और 40% वैल्यू इन्वेस्टिंग। ठीक है। बट आप स्पेसिफिक अगर स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं तो मैं उस पर चर्चा करता हूँ। ऑप्शंस को इंक्लूड करते हैं स्ट्रैटेजी में, जो कि बहुत लोग यूज करते हैं। सपोज मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये 10 कंपनीज है जिनमें मेरे को डिलीवरी उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अगर इनका स्टॉक गिर भी गया तो मैं और ले लूंगा। एग्जाम्पल बजाज फाइनेंस। आप बजाज फाइनेंस जानते हैं? ठीक है। प्रोडक्ट यूज किए होंगे, कन्विंस है, कंपनी अच्छी लगती है, महंगी है बट कंपनी अच्छी है। तो या तो आप कैश मार्केट में बजाज फाइनेंस खरीदेंगे, या आप कैश मार्केट में इतना पैसा ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं। आप क्या करेंगे, करंट प्राइस का या थोड़ा नीचे का पुट ऑप्शन को आप बेच देंगे। अच्छा। उससे क्या होता है, हर महीना आपके पुट ऑप्शन का प्रीमियम घर में आता है। ठीक है। और सपोज खुदा ना खास्ता अगर मार्केट गिर गया, बजाज फाइनेंस गिर गया, तो आपके नुकसान हो रहा है ना, कोई बात नहीं, हम डिलीवरी उठा लेंगे। ठीक है। क्योंकि आप तो मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि मैं डिलीवरी उठाऊंगा। एक बार आपने डिलीवरी उठा लिया तो फिर उस डिलीवरी का कॉस्टिंग कम करने के लिए ऊपर का कॉल ऑप्शन बेचते जाएंगे। तो बेचने का काम, जो ऑप्शन बेचते हैं ना, वो पैसा बनाते हैं। तो दोनों पुट बेच के और कॉल बेच के आप अपना कोर पोर्टफोलियो जो है ना, उससे एडिशनल रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। उससे हालांकि अमाउंट हो सकता है थोड़ी कम रहे, जो रिटर्न रहेगा, लेकिन आता रहेगा कुछ ना कुछ आएगा उसमें। बल्कि मैं कह रहा हूँ कैश मार्केट से वो ज्यादा रिटर्न जनरेट करके देगा। अच्छा। बिकॉज उसमें समय आपके साथ है। जब आप ऑप्शन बेचते हैं तो आपको टाइम वैल्यू मिल जाता है। जब आप कैश मार्केट में लेके बैठे हैं तब आपको तो कोई टाइम वैल्यू नहीं मिला, वो तो शेयर आपका पैसा अटका के बैठ गया। हाँ, जैसा चल रहा है वो शेयर वो उसी रफ्तार में चलता रहेगा। आप तो शेयर क्या रफ्तार पे डिपेंडेंट हो गए, बट जब आप ऑप्शन बेचते हैं तो आपका समय आपका साथी बन जाता है। बिल्कुल। लेकिन ये देखिए, इट्स अ स्ट्रैटेजी व्हिच हैज टू बी टेस्टेड। हर आदमी का अपना रिस्क एपेटाइट है, तो छोटा छोटा क्वांटिटी से अगर ट्राई करेंगे तो वर्केबल स्ट्रैटेजी है। ठीक है विवेक जी, ये चीज़ें होंगी 20 की उम्र के लिए, 30 की उम्र के लिए, 40 की उम्र के लिए। हाँ। अब अगर हम बात करें, अगर किसी का बच्चा हो रहा है, हाँ, या किसी को अपने बच्चे के लिए सेविंग करनी है शेयर मार्केट के थ्रू ही, मान लीजिए शादी हो गई या फिर एजुकेशन हो गया, तो उसमें क्या आदमी स्ट्रेटेजी अपनाए?
देखिए जैसे कि मैंने कहा ना कि भाई आप जैसे आपका बच्चा पैदा हो गया वैसे ही आपको उसका आने वाला 50 साल 80 साल 100 साल का प्लानिंग करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं जो आपके लिए एक फोर्स सेविंग्स का काम करते हैं। जैसे एक है गर्ल चाइल्ड के लिए सुकन्या समृद्धि, बहुत ही प्यारा स्कीम है गवर्नमेंट स्कीम, जिसमें आप 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर सकते हो। उस पर आपको टैक्स की भी छूट है, करंट ईयर में भी टैक्स की छूट है, जब रिडीम करोगे तभी भी टैक्स की छूट है। तो एक उसमें कमिटमेंट चालू कर दो, 7% प्लस आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, वो स्टॉक मार्केट का रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से एक्साइटिंग नहीं होगा, बट टैक्स एडजस्टेड रिटर्न 7-7.5% खराब कहाँ है, नहीं है। तो वो एक प्रोसेस चालू कर देना चाहिए। दूसरा, बच्चे को भी आपको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का पाथ देना पड़ेगा जी। नया बच्चा हुआ तो ऑब्वियसली वो समझेगा नहीं, पर जैसे ही 5-6 साल के बच्चे हो गए ना, उनको समझ आने लग जाता है पैसा क्या होता है, मैं क्यों इस चीज का इतना रुपया दे रहा हूँ, मुझे उससे क्या फायदा होगा। ये आपका नॉर्मल कॉन्वर्जेशन का पार्ट होना चाहिए बच्चे के साथ में। जैसे सपोज मैंने आज कुछ खरीदा और मुझे लगा कि यार ये तो पैसे वेस्ट हो गए, तो ये आप अपने अंदर तक मत रखिए, अपने 5 साल के बच्चे से ही बात, बच्चे को भी बताओ, उसे भी चीजें समझ में आएगी, उसको चीजों का एक प्राइसिंग करने की आदत लगेगी कि अच्छा इसका ये प्राइस होता है। और फिर जितना जल्दी आप उसको ये पैसा का कॉमर्स जितना जल्दी आप सिखाओगे उतना फिर वो पैसा से पैसा कमाने का इंटेंशन में भी जाएगा, फाइनेंस की तरफ भी उसकी रुचि बढ़ेगी। करेक्ट। मैंने फ्रेमवर्क बनाया था, चाइल्ड फ्रेमवर्क, अच्छा, जो आपके बच्चों को आपको सिखाना चाहिए। उसमें पहला सी मतलब कंपाउंडिंग, अच्छा, कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग सिखाना बहुत जरूरी है बच्चों को। एंड कंपाउंडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट मनी कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग ऑल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ समय का कंपाउंडिंग। अच्छा, कि हम हर दिन अगर 1% इंप्रूव कर रहे हैं, जो एटॉमिक हैबिट बुक में बोले 1.01 to the power 365 is almost 37. यही 0.99 to the power 365 is 0.03. अच्छा, मतलब every 1% improvement every day can lead to multiplier impact. तो कंपाउंडिंग बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। ठीक है। दूसरा, हैबिट, CH, H stands for हैबिट, कि वो रूल ऑफ 21 है ना, कि भाई 21 दिन तक जो काम करोगे वो हैबिट बन जाएगा। एंड इन्वेस्टिंग या टॉकिंग अबाउट मनी जो है वो आपका हैबिट का पार्ट होना चाहिए। यू कैन नॉट जस्ट से कि एक दिन हम लोग खाना खाने गए तो उस समय हम लोग बिल की बात कर ले, नहीं है। एवरी डे इट शुड बी पार्ट ऑफ ए नॉर्मल कॉन्वर्जेशन इन योर हाउस। I stands for इंटेंट। अच्छा, तो कोई भी काम हम कर रहे हैं, नॉट जस्ट फाइनेंशियल मार्केट, भाई प्लान करना है, पर्पस क्या, पर्पस डिफाइन करो, उस पर्पस के हिसाब से प्लान करो। हमारा पर्पस डिफाइन होना चाहिए, पर्पस एकदम क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। तो कोई बच्चा बोलता है कि भाई मेरे को फलाना चीज चाहिए, तो उससे लिखवा लो कि व्हाट इज योर पर्पस एंड व्हाट इज द प्लान। आज तुमने टॉय तो खरीद लिया, बट उस टॉय के प्रति प्लान क्या है, नहीं तो अलमीरा में पड़ा है, करोगे क्या, उससे बाइंग कर लिया, करेक्ट। और द मोमेंट वो डॉक्यूमेंटेड हो जाता है ना, उसके लिए ऑब्लिगेशन हो जाता है कि अब तो मुझे खेलना ही पड़ेगा इसके साथ। तो CHI हो गया इंटेंट। L stands for लिवरेज, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसमें डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। कि EMI इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसको हम कह नहीं सकते हैं कि लोन मत लो, लोन मत लो, लोन तो लेना ही पड़ेगा, बिकॉज लाइफस्टाइल हमको अच्छा अगर करना है तो थोड़ा लोन लेना ही पड़ेगा, चाहे वो हाउस लोन है, जरूरत पड़ जाती है। वो कितना होना चाहिए, टॉलरेंस क्या है, डेट टॉलरेंस, कि am I okay with 25% 30% of my monthly income going to serve the loan, then it's okay. बट अगर मेरा लोन का 50-60%, सैलरी का 50-60%, अर्निंग का 50-60% अगर लोन में जा रहा है, देन आई एम इन अ ट्रबल, मैं डेट ट्रैप में जा सकता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट उनको सिखाना पड़ेगा। और लास्ट जो D है वो है डिस्ट्रैक्शंस। अच्छा, अभी की दुनिया में इतने डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट में भी देखिए ना, डेरिवेटिव्स एक डिस्ट्रैक्शन है, क्रिप्टो एक डिस्ट्रैक्शन है। तो अपने आप को वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, दूर रखवाना है, और एक पाथ जो फॉलो किया पाथ पे चलो। अगर कोई नया चीज आया है जो आपके पाथ का पार्ट बन सकता है तो उसको इसी पाथ में ले आओ एंड मेक इट पार्ट ऑफ योर ओवरऑल जर्नी, बट डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम हियर टू देयर। तो ये चाइल्ड फ्रेमवर्क अगर अपने बच्चों को हम सिखाएं और साथ में पैसों की उनसे रेगुलरली बात करें तो उनका फ्यूचर आप एटलीस्ट बेस बना। बच्चा कम उम्र में सीखता भी जल्दी है, तो धीरे धीरे उसमें ये चीज़ें डेवलप होगी। हाँ, मतलब अभी तो देखिए ऐसे है कि जो 18 साल के बच्चे थे वो अब 13 में हो गए, और जो 12-13 में बच्चों की जो थी वो मोटामोटी 6-7 में आ गए। दे हैव बिकम सो फास्ट, सो सुपीरियर। आई हैव मेरे जो आई हैव ट्विन बॉयज, तो वो 8 ईयर ओल्ड हैं, सो आई कैन इमेजिन कि वो कितना फास्ट ग्रैब्स करते हैं। तो मनी की बात तो ऐसा हो गया कि मेरे लिए वो एक
डाइनिंग टेबल डिस्कशन हो गया उनके साथ, तो वही करना चाहिए। विवेक जी, आज आपसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। 20 साल की उम्र में कोई कैसे इन्वेस्ट कर सकता है, 30 साल की उम्र में उसकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, और 40 साल की उम्र के लिए उसको क्या प्लानिंग करनी चाहिए, सब चीज़ें आज हमने आपसे सीखी। साथ में आपने एक बोनस भी दिया कि हमने चिल्ड्रन के लिए क्या प्लानिंग करनी चाहिए, तो हमारे दर्शकों को आज ये चीज़ें ज़रूर समझ में आई होगी। विवेक बजाज जी 17 साल से मार्केट में एक्टिव हैं और ये स्टॉकेज के को फाउंडर भी हैं। आने वाले दिनों में हम आपके लिए फाइनेंस फॉर्मूला के नए एपिसोड लाते रहेंगे। आप देखते रहिए जी न्यूज़।